सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। यहाँ लास्ट पार्ट में नेहा और कशिश मिलकर रोहित की बैंड बजा देती हैं, जिस पर कि रोहित भी इंजॉय करता है। उसके बाद से वहाँ पे निधि आती है, जिससे कि रोहित शादी करने वाला होता है। रोहित रिद्धि को समझाता है और रिद्धि भी रोहित से माफ़ी मांगती है। अब इसके आगे उसके बाद सब लोग एक दूसरे से अपनी शिकायतें शिकवे मिटाने लगे थे। सबके चेहरे की खोई हुई मुस्कुराहट लौट आई थी। रिद्धि के दिल को बेहद सुकून मिल रहा था कि अब वो उस पर हक जताने वाली आर्य के अलावा और कोई नहीं है। सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पंडित जी रोती हुई शक्ल बना के कहते हैं, अरे आप लोगों की बात हो गई हो और अगर आपके गिले शिकवे दूर हो गए हो तो जल्दी से शादी करवा लीजिए, मुझे कहीं और भी शादी करवाने जाना है। यह सुनकर सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं और रोहित निधि का हाथ थामकर मंडप की तरफ बढ़ जाता है। उन दोनों की शादी पूरी हो जाती है। रिद्धि को बहुत देर से बेचैनी हो रही थी। अब तो सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन रह रह के उसे एक अजीब सी घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि अब तक उसे आर्य कहीं भी नज़र नहीं आई थी। आर्य उससे जब से हॉस्पिटल से में मिल के गई थी, तब से उसने आर्य की ना तो कोई झलक देखी थी और ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। वो सबसे आर्य के बारे में पूछना चाहती थी। वो पूछना चाहती थी कि आर्य कहाँ है, क्योंकि अब तक वो उसे नज़र नहीं आई है। अब जब सबके बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और सब कुछ ठीक हो चुका है, तो आर्य यहाँ क्यों नहीं है? सवाल तो बहुत सारे थे उसके पास, लेकिन वो किसी से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, तो वो कशिश के पास आती है और बोलती है, कशिश तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? आर्य को कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। वो कल मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई थी, लेकिन उसके बाद से मैंने एक बार भी नहीं देखा उसे। और ईशान, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आखिर कहाँ गए ये दोनों? रिद्धि की बात सुनकर सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि सच तो ये था कि किसी को पता नहीं था कि आर्य कहाँ है। कशिश रिद्धि से कुछ कहने वाली होती है कि तभी कशिश के हस्बैंड के फ़ोन पर उनका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है और कुछ बात करता है, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया था, वो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। उसे इस तरह से घबराया देखकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा किसका कॉल था कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। रिद्धि आगे आती है और वो बोलती है, किसका फ़ोन है? जिस पर कशिश के हस्बैंड यानी कि तुषार रिद्धि की बात सुनकर उसके फेस की तरफ देखने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे बता सके कि अभी अभी उसे फ़ोन पे क्या सुना है। वो कुछ नहीं कहता है, तो रिद्धि की घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो उसके उसके दोनों कंधों से पकड़ के झकझोरती है और कहती है, तुषार जी आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए ना मेरे सवाल का। मैंने आपसे कुछ पूछा है, बताइए ना किसका फ़ोन था? रिद्धि के इस तरह से सवाल का जवाब सुनकर तुषार की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसे इस तरह से रोता देखकर रिद्धि और भी घबरा जाती है। वो अटकते लगती है और कहती है, आर्य का फ़ोन था? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? जल्दी बोलिए ना। आप समझ क्यों नहीं रही है? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जिस पर नेहा आगे आकर कहती है, हाँ तुषार जी कहिए, किसका फ़ोन था? जिस पर तुषार बोलता है, वो ईशान भाई का फ़ोन था। ईशान का नाम सुनकर दादाजी भी तुषार से सवाल करने लगते हैं कि ईशान का क्या कहा उसने? आर्य का कुछ पता चला क्या? इधर रिद्धि दादाजी की बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो दादाजी की तरफ देखती है और उनसे पूछती है, आर्य का कुछ पता चला? क्या मतलब है दादाजी इस बात का? कहाँ है आर्य? क्या आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और आर्य आखिर है कहाँ। ममता जी का भी मन घबराने लगता है और वो आगे आकर पूछती है, बताइए तुषार बेटा, क्या कहा ईशान ने, पता लगा आर्य का? जिस पर तुषार अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, ईशान भाई का फ़ोन था, उन्होंने कहा कि आर्य का एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी हॉस्पिटल में है और उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। ये सुनते ही सब लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तुषार की बात सुनकर रितु तो अपनी जगह पे कुछ कदम पीछे हो जाती है। ये खबर सुन के सब लोग रोने लगते हैं और रिद्धि तो धम से ज़मीन पे बैठ जाती है। जो थोड़ी देर पहले हंसी खुशी का माहौल था वो एकदम से मातम में बदल जाता है। नेहा, सिद्धि, मायरा सब लोग भाग के रिद्धि के पास जाते हैं और उसे संभालते हैं। इधर कशिश का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो तुषार को गले लगाए रोती है। इधर राकेश जी बोलते हैं, ये तो रोने का नहीं बल्कि जल्दी से हॉस्पिटल चलने का है। चलिए आप सब लोग, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। इधर जैसे रिद्धि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मायरा रिद्धि को हिला के कहती है, रिद्धि तू चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आर्य को कुछ नहीं होगा, चल उठ, हमें हॉस्पिटल चलना है। लेकिन रिद्धि उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देती है। रिद्धि जब उन लोगों की बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करती है तो सिद्धि और रोने लगती है। वो उठकर उससे थोड़ी दूर चली जाती है और इधर सबकी हालत और ऊपर से रिद्धि का ऐसा बर्ताव देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है। वो रिद्धि के पास आकर रिद्धि को एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, तुझे हमेशा गलत टाइम पर गलत ही काम क्यों करना होता है? क्या देख नहीं रही है यहाँ पे सबकी हालत क्या है? और तू हिम्मत हारने में लगी है? चल खड़ी हो यहाँ से और जल्दी हॉस्पिटल जाना है। सब लोग नेहा की इस हरकत पे हैरान थे। रिद्धि जो अब तक गुमसुम थी वो जोर से रोने लगती है और रोते हुए नेहा के गले लग जाती है और वो रोते हुए कहती है, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है नेहा? जब भी कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ सब कुछ गलत क्यों हो जाता है? जब भी लगता है मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है तो वो खुशियाँ मुझसे उतनी ही दूर चली जाती हैं। क्यों भगवान मुझे खुश नहीं रहने देते? क्यों मुझे मेरा प्यार नहीं मिलने देते? जब भी जिसे भी खुद से ज़्यादा चाहो वही मुझसे दूर जाने लगता है। क्यों क्यों मुझे मेरी खुशियाँ नहीं मिलती? क्यों मेरे साथ ही ये सब होता है? रिद्धि को इस तरह रोता देखकर सबकी आंखों में नमी आ गई थी। नेहा उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे शांत कराती और कहती है, शांत हो जा रिद्धि, ऐसे नहीं रहते, तू तो ब्रेव गर्ल है ना, और फिर तू तो एक डॉक्टर है, तो पहली बार तो ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजर रही है ना, और अगर डॉक्टर होने के बावजूद तू ऐसे रोएगी तो कैसे काम चलेगा? जिस पर रिद्धि उसके गले लगी, कहती है, डॉक्टर क्या इंसान नहीं होते हैं नेहा? किसी और की बात अलग होती है, वो हमारा पेशेंट होता है जो हम उससे इमोशनली अटैच नहीं होते, लेकिन जब बात अपनों की आती है ना तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। ये सुनकर नेहा बोलती है, नहीं, तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती रिद्धि, तू तो आर्य की हिम्मत है, और अगर तू ही टूट गई तो हम उन्हें कैसे संभालेंगे? पता नहीं उनकी क्या हालत है और क्या नहीं। ऐसे में तेरा मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक बात हमेशा याद रखना, जो तेरा है उसे तुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, और आर्य तो हमेशा से ही तेरी हैं, तो भला वो तुझसे दूर कैसे जा सकते हैं? एक बार तू उन्हें ये एहसास करवा कि तूने वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती है। तू भी उनसे बेपनाह प्यार करती है, तू भी उनके बिना नहीं रह सकती है। अब तक तो वो ये भी सोच रही होंगी कि तेरी शादी हो चुकी है, इसलिए जल्दी उठ और हॉस्पिटल चल, और जल्दी अपने और उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर, सारे गिले शिकवे दूर कर ले। नेहा की बात सुनकर रिद्धि उसके सीने से सर निकालकर उसकी तरफ देखती तो नेहा कहती, हाँ चल जल्दी चल, तुझे जीजू को सब कुछ बताना है, वो भी जल्द से जल्द। नेहा की बात सुनकर रोती हुई रिद्धि के फेस पे स्माइल आ जाती है
और वो रोते हुए गैलिस कहती है, हाँ मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मुझे आर्य को सब कुछ बताना है। मुझे बताना है कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ और अब मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। बहुत चला ली उसने अपनी मर्जी, अब उसकी मर्जी नहीं चलेगी। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। अब अगर उसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो मैं उसकी जान ले लूँगी। उसके बाद से सारे लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दादी माँ और दादाजी वहीं रुक जाते हैं। दादी जी और दादाजी हॉस्पिटल तो जाना चाहते थे, लेकिन दादाजी की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो ज़्यादा दौड़ भाग कर सके, और ऊपर से उनकी उम्र भी हो रही थी। इस वजह से सबने उन्हें बहुत समझाने के बाद उन्हें घर पे रोका। और राहुल और माहिरा वो भी घर ही पे रुक गए थे। इधर जल्दी से सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रोहित पहले तो निधि और अपनी माँ को लेकर घर गया, और फिर वहाँ से वो भी चेंज करके निधि के साथ जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया। जैसे ही सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, सबकी नज़र कॉरिडोर में बैठे ईशान की तरफ जाती है। वो लोग ईशान के पास जाते हैं और आर्य के बारे में पूछने लगते हैं। राकेश जी बोलते हैं, ईशान बेटा क्या हुआ है आर्य को, वो ठीक तो है ना, और ये एक्सीडेंट ये सब कैसे हो गया। जिस पर ईशान रोते हुए कहता है, पता नहीं ये एक्सीडेंट कैसे हो गया अंकल। भाई कल हॉस्पिटल में भाभी से मिल के गए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ ज़रूरी मीटिंग अटेंड की और रात को न जाने कहाँ चले गए, और हम सबको भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो रात से घर पे नहीं है। जब सुबह हम लोगों को उनके बारे में पता चला तो हम उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बार बार उनका फ़ोन भी ट्राई कर रहे थे, पर उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मैं सुबह उनको ढूंढने के लिए घर से निकला तो मेरे फ़ोन पे हॉस्पिटल से कॉल आया, जिन्होंने मुझे बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया और किसी राह चलते आदमी ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। तो मैं पहले जल्दी से उस हॉस्पिटल में पहुंचा। उस वक्त उनकी जो हालत थी वो देखकर मैं बहुत घबरा गया था, और फिर वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए मैं उनको लेकर यहाँ आ गया। ये सुनकर सब लोग और दुखी हो जाते हैं। रिद्धि का इधर रो रो के बुरा हाल था, लेकिन नेहा और सिद्धि ने उसे अच्छी तरह से संभाल रखा था। ममता जी बोलती हैं, लेकिन अब आर्य कहाँ है और कैसी है। जिस पर ईशान बोलता है, अंदर डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। जिस पर तुषार बोलता है, लेकिन ईशान भाई आपने तो कहा था कि भाई की हालत बहुत ख़राब है। जिस पर ईशान कहता है, जब मैं उन्हें यहाँ लेकर आया तो उनकी हालत सच में बहुत ख़राब थी। ईशान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले डॉक्टर आर्य को चेक करके बाहर आते हैं। डॉक्टर को बाहर आया देखकर रिद्धि भाग के उनके पास जाती है और कहती है, हेलो डॉक्टर, आई एम डॉक्टर रिद्धि कपूर फ्रॉम न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। मैं आपसे पेशेंट के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, कैसी कंडीशन है पेशेंट की इस वक्त। जिस पर वो डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर कपूर आपको अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, भला आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आप पेशेंट के बारे में क्यों जानना चाहती हैं। क्या आपका उनसे कोई रिलेशन है, वो आपके कौन है। जिस पर रिद्धि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, यस सी इज़ माई हस्बैंड। जिस पर वो डॉक्टर बोलता है, ओह देखिए डॉक्टर कपूर, पेशेंट का एक्सीडेंट काफ़ी मेजर हुआ है। हमने अब तक उनके जो भी टेस्ट करवाए हैं उनसे हमें पता चला है कि उनके एक पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से उनके पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ चोटें उनकी रीढ़ की हड्डी पर है और उनके हाथों पे भी लगी है। रीढ़ की हड्डी भी हमने कुछ टेस्ट करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट भी बस कुछ ही वक्त में आती होगी। रिपोर्ट देखकर ही बताया जा सकता है कि वो अपने पैरों पर इन फ्यूचर चल सकेंगी या फिर नहीं। ये सुनकर सारे घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और रोने लगते हैं,
डॉक्टर भी उन सब की हालत को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने सच को रखे। इसलिए वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जिस हालत में उन्हें यहाँ लाया गया था, उस वक़्त उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेहोश भी थी। उन्हें देखकर तो हमें शक हुआ, हो सकता है कि उनकी ब्रेन में कोई सीरियस सा मेजर इंजरी हो, जिसके लिए हमने उनके कुछ टेस्ट करवाए हैं, लेकिन अभी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है, हम आपको फॉरवर्ड करते हैं ताकि आप उन रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी कर सकें, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छे से तो और कोई नहीं जानता है। और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम उनकी कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से कुछ भी नहीं बता सकते हैं। बाकी कुछ अंदरूनी चोटें जिन्हें भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो चोटें ऐसी नहीं है जो जानलेवा साबित हो। वैसे तो हमने उनके पैरों की सर्जरी के लिए ऑर्डर दे दिया है, लेकिन एक बार सारे टेस्ट के रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर तय किया जाएगा। और अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो जल्दी उनकी सर्जरी कर दी जाएगी। वैसे पेशेंट को कभी होश आता है और कभी वो अपने होश खो देता है। इस वक्त वो सबको पहचान रहे हैं या नहीं, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन बिना उनके माइंड की करंट कंडीशन जाने बिना हम आप लोगों को उनसे मिलवा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव होने की बजाय निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए मैं आप सबको एडवाइस करूँगा कि आप सब लोग उनसे मत मिलिए। सिर्फ 1 या 2 लोग ही उनसे मिल लीजिए, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। बाकी आप तो खुद एक बेस्ट डॉक्टर हैं, आपसे मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। डॉक्टर की बात सुनकर रिद्धि ने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, क्योंकि उसे कुछ कहने के लिए तो उसके गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आर्य के बारे में सुनकर तो सिर्फ उसकी आंखें ही नहीं, बल्कि उसका दिल भी रो रहा था। डॉक्टर की जाते हुए अपने फेस पे अपने दोनों हाथों को छुपा लेती है और वहीं चेयर पे बैठ के जोर जोर से रोने लगती है। तो सिद्धि ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। हालत तो बाकी सबकी भी ऐसी थी। आर्य की कंडीशन के बारे में अब तक कुछ भी ढंग से पता नहीं चल पाया था। डॉक्टर के जाने के बाद सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। दरअसल आर्य से हर कोई मिलना चाहता था, लेकिन फिर सबकी नज़रें रिद्धि पर जाकर ठहर जाती हैं। सब लोग रिद्धि को अंदर जाने के लिए कहते हैं, जिसकी 2 वजह थी। एक तो रिद्धि एक डॉक्टर थी और दूसरा आर्य की ज़िंदगी। इधर रिद्धि के हाथ पैर काँप रहे थे, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर सबके समझाने के बाद वो आर्य के वार्ड की तरफ बढ़ जाती है। रिद्धि आर्य के वार्ड का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि आर्य की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जगह जगह पट्टी बंधी हुई थी, जो काफ़ी सारी जगहों से खून से भरी हुई थी, और एक नर्स उसके पास खड़ी उसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। ये सब देखकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर जल्दी से खुद को संभालती है और अपने आंसू पोंछकर अंदर आते हुए उस नर्स से कहती है, सिस्टर आप यहाँ से जाइए, ये सब मैं कर दूंगी। रिद्धि की आवाज़ आर्य के कानों में पड़ती आर्य की बंद आंखों में हलचल होने लगती है, और कुछ ही पल बाद वो अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने रिद्धि को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल रिद्धि अभी भी दुल्हन के जोड़े में ही थी, बस उसने ज्वेलरी नहीं पहनी थी, लेकिन अपने लंबे बालों का भी अब वो बड़ा सा जूड़ा बनाई हुई थी, जिस पर कि गजरा लगा हुआ था। बस उसके फूल अब मुरझा चुके थे। उसने ऊपर से अपना डॉक्टर वाला कोट डालकर गले में अपना स्कोप डाला हुआ था, साथ में आँखों पर उसकी चश्मा लगाया हुआ था कि उसकी आंखें न दिखें।
आर्य उसे इस वक्त यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। नर्स बोलती है, लेकिन डॉक्टर कपूर, आप ये सब करेंगी? ये सब तो हमारा काम है ना। इस पर रिद्धि उसको गुस्से से देखती है और नर्स ऐसा देखकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आखिर रिद्धि के गुस्से से तो पूरे हॉस्पिटल वालों को पता था कि रिद्धि का गुस्सा कैसा है। इधर रिद्धि एक पेन और पेपर उठाती है और गौर से आर्य के बेड के ऊपर लगे हुए मॉनिटर की तरफ देखने लगती है। हालांकि रिद्धि की नज़र आर्य पे पड़ चुकी थी और वो जानती थी कि आर्य होश में है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपना काम करने लगती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।